नमस्कार। कहानी हर तरफ में आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी, दृष्टिकोण। हेलो, मैं अमित। हाँ बोलो अमित, इतनी सुबह कैसे फ़ोन किया? सब खैरियत तो? भैया पार्थ की माँ चल बसी। कब? कल रात को। शमशान चलना होगा। हाँ, शमशान तो चलना ही होगा। अभी तुम कहाँ हो? भैया मैं तो घर पर ही हूँ, बस निकलने वाला हूँ। आपके घर आ जाता हूँ, दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। कौन से शमशान चलना है? भूतनाथ वाले शमशान पर, वही तो पार्थ के घर के पास है। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं भी तब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ ठीक है। अमित ने फ़ोन रख दिया। मैंने बिस्तर से उठकर नित्य कर्म किए और अलमारी से अपना कुर्ता पैजामा निकालकर पहनने लगा। सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? मैंने पीछे मुड़कर देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी थी। माँ, वो पार्थ है ना, उसकी माँ कल रात चल बसी। शमशान जाना होगा। अमित से बात हुई, वो भी यहीं आ रहा है। हम दोनों साथ ही जाएंगे। तुमने कुछ खाया? नहीं माँ, इतनी सुबह सुबह क्या खा लूँ? 1 आध घंटे में वापस आता हूँ, फिर कुछ खाऊंगा। अमित बस आता ही होगा। 1 आध घंटे में शमशान से तू वापस नहीं आ सकेगा। इतनी सारी विधियाँ होती हैं, उन्हें पूरा करते करते ही 2-4 घंटे लग जाएंगे। और फिर बताया नहीं है तुझे कि किसी की चिता से वापस आते हैं तो भोजन नहीं करते हैं? हाँ बताया तो है, मगर वगर कुछ नहीं। तू आधे घंटे बैठ, तब तक मैं पराठा सब्जी बनवा देती हूँ। नहीं माँ, देर हो जाएगी। कुछ देर नहीं होगी, मैं अभी झट से तैयार करवाती हूँ। कमली, ओ कमली। माँ कमली को आवाज़ देते हुए रसोई में चली गई। माँ फिर 2 कप चाय भी भिजवा देना, अमित नीचे बैठा होगा, मैंने रसोई की तरफ आवाज़ देते हुए कहा। अमित नीचे आ गया था। मुझे देखते ही बोला, चलिए भैया। अरे चाय तो पी लो, माँ ने फरमान जारी किया है, बिना नाश्ता किए नहीं जाना है। माँ ठीक ही कह रही हैं, 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। इतनी देर खाली पेट रहना सही नहीं। अब तक कमली चाय रखकर चली गई थी। मैंने और अमित ने चाय पी और इधर उधर की बात करने लगे। थोड़ी ही देर में माँ ने खाने के लिए आवाज़ दे दी। चलो तुम भी कुछ खा लो, मैंने अमित की ओर देखते हुए कहा। नहीं भैया, आप खा लीजिए, मैं पाव रोटी खाकर आया हूँ। पाव रोटी से क्या होगा, ऊपर चलकर पराठे खा लो। क्या पता कब तक शमशान से छुट्टी मिलेगी। इतनी गर्मी में तो प्राण ही निकल जाएंगे। मेरे आग्रह पर अमित भी मेरे साथ खाने बैठ गया। माँ ने हम दोनों की थाली में 4-4 पराठे परोस दिए। ये क्या माँ, सुबह सुबह इतना खाया जाएगा? 2 पराठे कम कर दो। 2 से क्या होगा, 12-1 बजे तक तो वहीं रहना होगा। और वैसे भी आज का खाना बस यही है। शमशान से आने के बाद खाना नहीं मिलेगा, दूध फल खाकर ही काम चलाना होगा। पेट में कुछ पड़ा रहेगा तो गर्मी कम लगेगी। माँ के तर्कों के आगे हमारा जीत पाना मुश्किल था। हमने जल्दी जल्दी चारों पराठे खा लिए और माँ के बहुत कहने के बावजूद भी दूध का गिलास छोड़कर एक साथ 3-4 सीढ़ियाँ लांघते हुए शमशान के लिए टैक्सी पकड़ ली। भैया आप नहा कर जा रहे हैं? नहीं भाई, शमशान से तो वापस आकर नहाना ही होगा, इसलिए नहीं नहाया। तुम नहा कर आए हो? नहीं भैया, मैं भी नहीं नहाया हूँ, वापस आकर नहाऊंगा। हमारी बातें चल रही थी और टैक्सी भूतनाथ मंदिर के पास आकर रुक गई। मंदिर के पीछे ही शमशान था। हमने टैक्सी का भाड़ा दिया और मंदिर में सिर झुकाकर शमशान की ओर बढ़ चले। सुबह का समय था, इसलिए शमशान पर बड़ी ही शांति थी। एक शव को जलाकर उसके परिवार वाले जा चुके थे। राख में अभी भी कुछ लाल लाल चिंगारियां दिखाई दे रही थीं। हम पार्थ और उसके परिवार वालों को ढूंढने लगे। भैया आप यहीं रुकिए, मैं गंगा घाट पर देख कर आता हूँ, शायद वो लोग वहाँ हों। ठीक है, तुम देख कर आओ। मैं वहीं रुक गया। अमित घाट की ओर बढ़ चला। भैया वहाँ भी कोई नहीं है, आप फ़ोन कीजिए, शायद अभी घर से निकले ही ना हो या फिर रास्ते में हो। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ पार्थ, कहाँ हो तुम अभी? मैं घर पर हूँ। घर पर? अच्छा ठीक है, हम वहीं आते हैं, मैंने कहकर फ़ोन काट दिया। पार्थ अभी घर पर ही है, वो लोग अभी निकले नहीं हैं घर से, हमें उसके घर चलना चाहिए। जी भैया। शमशान से ज़्यादा दूर पार्थ का घर नहीं था। 4-5 मिनट पैदल चलकर हम पार्थ के घर पहुंच गए। घर में बहुत शांति थी।
कहीं से भी रोने चीखने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हम गेट के अंदर से होते हुए बाहरी बैठक खाने तक पहुंच गए। बैठक खाने में पार्थ के पिताजी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास पड़े सोफे पर बैठ गए। पार्थ, कहाँ हो? पिताजी पार्थ को आवाज़ देते हुए बाहर निकल गए। थोड़ी देर में पार्थ अपने कुर्ते के बटन बंद करते हुए हमारे पास वाली कुर्सी पर आ बैठा। और बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? पार्थ ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। सुबह सुबह का क्या मतलब? तुम्हारी माँ? हम शमशान से आ रहे हैं। शमशान से? मगर क्यों? मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? शमशान में ही ना। और तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम कोई पहेली बुझा रहे हैं। ओह, अब समझ में आया। लेकिन यार, शमशान जाने से पहले फ़ोन कर लिया होता तो सही रहता। तुम्हारी माँ का देहांत हो गया और हम फ़ोन करके शमशान पहुँचते। तुम भी यार गजब करते हो। वैसे सब कहाँ हैं? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा। सब चले गए। कहाँ चले गए? माँ का देहांत तो रात को हुआ था। मैंने मेडिकल कॉलेज में फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस आई और माँ को लेकर चली गई। मगर किस लिए? नए डॉक्टर को सीखने का मौका देने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने माँ को दान कर दिया। माँ को दान कर दिया? मतलब माँ के मृतक शरीर को। माँ की बड़ी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, अस्पताल में काम करें। जीते जी तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मरने के बाद मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब माँ सारा दिन अस्पताल में रहेंगी, डॉक्टर उन पर रिसर्च करेंगे और माँ उन्हें नई नई बातें सीखने का मौका देंगी। पार्थ ने अपनी बात खत्म करते हुए हमसे पूछा, छोड़ो ये सब, तुम लोग चाय पियोगे? यार, बड़े अजब आदमी हो तुम। और तुम्हारे पिताजी? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी पत्नी के मृत शरीर का इस तरह से अनादर हो, ये उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया? इसमें अनादर की बात कहाँ से आ गई? मेरी माँ की आंखों से कोई इस संसार को देख सकेगा तो क्या इसमें अनादर है? उनके हृदय से किसी का दिल धड़क सकेगा तो क्या ये अनादर है? उनकी किडनी, उनका लीवर, उनकी त्वचा किसी के काम आ सकेगी तो क्या ये अनादर है? और फिर उनके बचे हुए शरीर से नए डॉक्टर को सीख सकेंगे तो क्या ये अनादर है? माफ़ करना मेरे दोस्त, ये तुम लोगों का दृष्टिकोण हो सकता है, मेरा और मेरे पिताजी का नहीं। हमें यह बताया गया है कि शरीर नश्वर है और आत्मा चिरंतन। तो नश्वर शरीर के पूर्णतः नष्ट होने से पहले यदि वह किसी के काम आ सका तो क्या गलत है? शरीर के इस उपयोग से माँ की आत्मा को जितनी शांति मिलेगी उतनी शांति उन्हें लकड़ियों के ढेर पर जलाने से नहीं मिलती। ये हम भली भांति जानते हैं। हम मानते हैं कि शरीर का अंतिम संस्कार जरूरी है, लेकिन जिस संस्कार से किसी का भला ना हो सके, जिस संस्कार से आत्मा अशांत हो जाए, वह संस्कार हमारे दृष्टिकोण में तो अधूरा है, अनुपयोगी है, निरर्थक है। पार्थ के तर्कों का इस समय हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, या फिर शायद हम देना नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कि उसका दृष्टिकोण यदि पूर्णतः उचित नहीं तो अनुचित भी नहीं है। अतः हम निरुत्तर से अपने दृष्टिकोण पर मंथन करते हुए वहाँ से चल दिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।